नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। दुनिया में कुछ चीज़ें बुरी होती हैं और कुछ अच्छी, पर मैंने यह जाना कि दुनिया के दांत होते हैं और वह हमेशा हमें खाने की कोशिश करते हैं। बहादुर बने बिना हमें दुनिया जीने नहीं देती। निर्मला अपने पति और 2 बेटियों के साथ दिल्ली के पास एक गांव शीतलपुर में रहती थी। काफ़ी अच्छा गांव था। सुख दुख में सब बराबर के भागीदार थे। निर्मला का पति खेती करता था। एक बार पैतृक गांव से नरेंद्र के चाचा जी का निमंत्रण आया। चाचा जी की बेटी सुमिति की शादी तय हो गई थी। चाचा जी ने कहा, बेटा परिवार सहित शादी से कुछ दिन पहले चले आना। जिसे सुनकर निर्मला बहुत खुश हुई। दोनों बेटियां स्कूल जाने को तैयार थी। जब उन्हें पता चला कि उनकी बुआ की शादी है तो वे खुश होते हुए बोली, बाबूजी हम तो नए कपड़े लेंगे। सुमिति बुआ की शादी में हम भी जाएंगे ना। नरेंद्र उन्हें डांटते हुए बोला, यह सब बाद में देखेंगे, पहले तुम दोनों स्कूल जाओ, देर हो रही है। बेटियां स्कूल चली गई। तब निर्मला ने कहा, शादी अगले हफ्ते की। सुना है लड़का भी पास के गाँव से ही है, शहर में नौकरी करता है। कल ही मेरी चाची जी से बात हुई थी, काफ़ी खुश थे सब। चाचा जी की इकलौती बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होगी। हम सब भी कुछ दिन पहले ही चले जाएंगे। हम मेहमान थोड़े ही हैं। आखिर आप दुल्हन के भाई हैं, काम में हाथ भी तो बटाना है। चाचा जी ने बहुत अपनेपन से बुलाया है। बच्चियों के लिए नए कपड़े लेने होंगे। हम आजकल में कुछ ही खरीदारी कर लेते हैं। खुश होते हुए निर्मला ने कहा तो नरेंद्र बोला, हाँ शाम को सोच कर बताऊँगा कि हम कब जा सकते हैं। मुझे खेती भी तो देखनी पड़ती है, बड़ा काम है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, फसलों में पानी देना है, शाम को इस विषय पर बात करेंगे। यह कहकर नरेंद्र खेतों में चला गया। निर्मला खरीदारी के लिए सूची बनाने लगी। सूची बनाते बनाते सुमिति का ख्याल आने लगा, कितनी बड़ी हो गई। छोटी सी थी जब हम गांव से इस दूसरे गांव में आकर बसे थे। सालों हो गए उसे देखे हुए, तो उसकी शादी में ही मिलना होगा। फिर निर्मला सोचने लगी, मेरी बेटी छवि भी तो बड़ी हो गई, कुछ सालों में इसके लिए भी वर ढूंढना होगा। जब समय शुभ होता है तो बड़ी जल्दी गुजर जाता है। घर के काम निपटाते हुए दोपहर हो गई। दोनों बेटियां स्कूल से वापस आ गई। दोनों ने आते ही पूछा, मम्मी हम सुमिति बुआ की शादी में कब जा रहे हैं? हमने तो टीचर से छुट्टी भी ले ली। निर्मला ने डांटते हुए कहा, हे भगवान, इतनी भी क्या जल्दी थी? हफ्ते भर की छुट्टी पहले से ही ले आई, एक बार मुझसे पूछ तो लेती। दोनों बेटियां खुश होकर हंसने लगी। मम्मी हमारी बुआ की शादी है, हम शादी में बहुत मज़े करने वाले। यह कहकर दोनों बेटियां अपना होमवर्क करने लगी। शाम को नरेंद्र आया तो बोला, चलो बाजार चलते हैं, मैं बनिए से कुछ पैसे उधार ले आया, आज समय भी है, खरीदारी आज ही कर लेते हैं। निर्मला नरेंद्र के साथ बाजार चली गई। दोनों बेटियां के लिए सुंदर लहंगे और मैचिंग सैंडल, बालों में लगाने की क्लिप लेकर वह बहुत खुश थी। नरेंद्र ने कहा, अपने लिए भी साड़ी लहंगा कुछ ले लो। निर्मला हंसते हुए बोली, आप भी नए कपड़े ले लीजिए, वरना वर पक्ष वाले कहेंगे कि दुल्हन के भाई के कपड़ों से यूरिया की गंध आ रही। यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। नरेंद्र बोला, क्यों नहीं, शादी कौन सा रोज़ रोज़ होती, मैं भी नए कपड़े लूँगा। खरीदारी करके दोनों घर वापस लौट आए। दोनों बच्चियों ने अपने कपड़े देखे तो बहुत खुश हुई। अब वह दिन भी आ गया जब उन्हें कुसुमगढ़ के लिए रवाना होना था। बच्चियों ने बस में खिड़की वाली सीट अपने लिए चुनी। छवि अपनी माँ और दीप्ति अपने बाबूजी के साथ बैठी। कुसुमगढ़ जाते समय यह परिवार बहुत खुश था। रास्ते में चाय नाश्ता लिया। सफ़र 8 घंटे का था। कुसुमगढ़ पहुँचे तो चाचा जी स्वागत में खड़े थे। घर जाकर चाय नाश्ता लिया, खाना खाया और निर्मला चाची सास के साथ शादी की तैयारियों में जुट गई। रात को संगीत था। दोनों बेटियां खूब नाची। अगले दिन हल्दी की रस्म और शाम को शादी थी। काफ़ी अच्छी शाम थी वह। दोनों बेटियों ने अपने लहंगे पहने, गुड़िया की तरह सज गई। निर्मला अपनी बेटियों को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी और साथ ही साथ सोच रही थी कि मैं माँ हूँ, मेरी बेटियाँ कितनी खूबसूरत लग रही, बड़ी भी हो गई, एक दिन इन्हें भी विदा करना होगा। यही सोचकर आंखें भर आई। जयमाला का समय हुआ। नरेंद्र ने छोटी बेटी को कंधे पर चढ़ा लिया। बड़ी बेटी छवि थोड़ी समझदार और शर्मीली थी। वह माँ से बोली, माँ मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। काफ़ी देर बाद भी जब छवि वापस नहीं आई तो निर्मला को चिंता हुई। वह उसे देखने वॉशरूम की तरफ, विवाहघर गांव के बाहर खेतों के पास बना हुआ था।
आसपास बस्ती कम थी। निर्मला को छवि के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह दौड़कर पैलेस के बाहर गई तो उसने देखा कि 4-5 लड़के छवि को घसीटते हुए खेतों की तरफ ले जा रहे। उसकी चीख निकल गई। तभी वहाँ नरेंद्र भी आ पहुँचा। सभी लोग जयमाला के प्रोग्राम में इतने खोए हुए थे कि नरेंद्र और निर्मला की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। बहुत अधिक शोर शराबा भी था। पटाखे छूट रहे थे, तेज आवाज़ में गाना बज रहे थे। इस बीच निर्मला की आवाज़ दब गई। नरेंद्र अकेले ही उन 6 लड़कों से भिड़ गया। एक लड़के ने नरेंद्र के सिर पर मोटे डंडे से वार किया। नरेंद्र का सिर भी फट गया। तभी वहाँ पर कुछ लोग और भी आ गए। भीड़ बढ़ती देख लड़के छवि को छोड़कर भाग गए। छीना झपटी में निर्मला को भी काफ़ी चोटें आई। नरेंद्र की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। बहुत अधिक खून बह गया था। शादी का खुशनुमा माहौल मातम में बदल गया। तुरंत ही नरेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खून अधिक बह जाने के कारण वह बेहोश था। डॉक्टर ने बताया कि उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से अब उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। वह बोल नहीं पाएगा, लेकिन आप लोगों की सारी बातें सुन पाएगा। चाचा जी भी सारी रात अस्पताल में ही रहे। छवि सहमी हुई थी। भगवान की कृपा से अनहोनी तो टल गई, लेकिन नरेंद्र को गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वह लकवाग्रस्त हो गया। इसके लिए छवि अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी। वह बुरी तरह से सहमी और डरी हुई सी रहने लगी। नरेंद्र को अस्पताल से घर आने में 1 महीने का समय लगा। इस बीच चाचा जी ने बहुत सहायता की, इलाज का पूरा खर्च उठाया। सुमिति के ससुराल वालों ने भी भरपूर सहायता की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जब निर्मला कुसुमगढ़ के वापस आने लगी तो चाचा जी ने कहा, बेटी वहाँ जाकर क्या करोगी? अब नरेंद्र तो कोई काम काज करने लायक नहीं रहा, यहीं रहो मेरे पास। मुझसे जितना बन सकेगा मैं करूँगा। निर्मला बोली, चाचा जी मुझे इनकी खेती भी देखनी है। इन्हें अपने घर और खेतों में ही आराम मिलेगा। इनके सहारे मेरी ज़िंदगी भी कट जाएगी। अपना घर अपना ही होता है। यह कहकर निर्मला दोनों बेटियों के साथ वापस शीतलपुर आ गई। गांव में वे सब लोग बाद में पहुंचे। पहले अनहोनी घटना की खबर पहुंच चुकी थी। सभी छवि को अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने अपना फ़र्ज बखूबी निभाया। छवि पर न जाने किस तरह के लांछन लगाए, बातों को मसाला लगाकर परोसा गया। मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन औरतों ने बात को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अब छवि स्कूल जाने से भी कतराने लगी। वह कहती कि सहेलियां तरह तरह की बातें बनाती। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। एक शाम निर्मला पति को आंगन में बैठाकर रसोई का काम करने लगी। तभी छवि वहां पर आई। अपने पिता के पास बैठकर रोने लगी। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से यह सब हुआ है। निर्मला की आंखें नम हो गई और नरेंद्र की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वे हाथ पैर नहीं हिला सकते थे और ना ही अपनी बेटी को समझा सकते थे, लेकिन विडंबना आंखों से बह रही थी। तभी छवि उठकर अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। शाम का खाना परोसते समय निर्मला ने छवि को बुलाया, परंतु वह बाहर नहीं आई। दरवाज़ा खटखटाया, परंतु अंदर से ही कोई हलचल नहीं हुई। गाँव वाले इकट्ठा हो गए। दरवाज़ा तोड़ दिया गया। छवि अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके हाथ में कीटनाशक बोतल थी। निर्मला पूरी तरह से टूट चुकी थी। बेटी के अंतिम संस्कार के बाद भी पड़ोसी और रिश्तेदारों ने तरह तरह की बातें बनाई। सब सुनकर भी निर्मला चुपचाप आंसू बहाती रही। आखिर किस किस को सफाई दी कि उस रात उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। किस किस को सच्चाई बताए, कौन विश्वास करेगा। कोई अपना नहीं होता। यह दुनिया बहुत जहरीली है। जब तक समय अच्छा है सब अपने, बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता। दुनिया वालों के तानों ने मेरी बेटी को मार दिया। कुछ दिन बाद नरेंद्र ने भी दुनिया छोड़ दी। अब निर्मला छोटी बेटी के साथ गांव के घर में जैसे तैसे जीवन बसर करने लगी। उसने दीप्ति को भी स्कूल से हटा लिया। मन में एक अजीब सा डर था। स्कूल में लड़के हैं, बेटी बड़ी हो रही। गांव वालों के लांछनों ने एक बेटी तो छीन ली, कहीं दूसरी को भी कुछ ना हो जाए। यही सोचकर निर्मला दीप्ति को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखती। दीप्ति भी सहमी सी रहने लगी। एक दिन गांव के स्कूल की मास्टरनी निर्मला के घर आई और उसे समझाते हुए बोली, बेटी को पढ़ने क्यों नहीं भेजती? इसका भविष्य क्यों खराब कर रही हो निर्मला? उनकी आप बीती किसी से छुपी नहीं थी। अध्यापिका ने कहा, ऐसे कब तक चलेगा निर्मला? दृढ़ बनो। दृढ़ता हमें बहादुर बनाती है। किस किस से डरती रहोगी? हर कदम पर जहरीले रिश्ते और दरिंदे हैं। ये पड़ोसी रिश्तेदार, तुम घर में छिपी रहोगी तब भी तुम्हें जीने नहीं देंगे, नोच खाएंगे तुम्हें। इसीलिए हिम्मत वाली बनो। अपनी बेटी को सेल्फ डिफेंस सिखाओ। तुम्हारे पास खेत हैं, तुम मेहनती हो,
खेती करके इतना कमा लेती हो कि अपनी एक बेटी की परवरिश तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। इसे शहर पढ़ने भेजो। घर की चार दीवारी में कैद करके क्यों इसे कमज़ोर और लाचार जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रही हो। याद रखो, यही तुम्हारा कल है, इसे संवारना तुम्हारा फर्ज। अध्यापिका की बातें निर्मला की समझ में आ गई। उसने दृढ़ निश्चय लिया। वैसे भी 2 साल हो गए। किसी रिश्तेदार और पड़ोसी ने आज तक तो कोई खबर ली नहीं कि माँ बेटी क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, कौन उनकी देख रेख करता है, क्या खाती है, घर खर्च कैसे चलता है। किसी ने नहीं पूछा। फिर मैं क्यों डरूं किसी से, कब तक जीऊँगी डर कर। निर्मला खेती के साथ साथ आसपास के घरों में काम भी करने लगी। उसने दीप्ति को दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया। अध्यापिका की सहायता से उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी हो गया था। साथ ही सेल्फ डिफेंस भी सीखने लगी। दीप्ति मुड़कर गांव वापस नहीं आई, परंतु जब 8 साल बाद वह घर लौटी तो उसके बदन पर खाकी वर्दी थी। निर्मला का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। काश तेरे बाबूजी और छवि आज जिंदा होते। दोस्तों, आप सभी से एक ही प्रार्थना है, अपनी बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग अवश्य दें। दोस्तों, इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।